नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम इस आधुनिक भारत के स्पेक्ट्रम सीरीज में 51वें एपिसोड में हैं और इसमें हम राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों में जो नरमपंथी हैं या फिर हम जिन्हें उदारवादी कह सकते हैं, उदारपंथी कह सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे एस्टेब्लिश हुआ है। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम को स्कैन करके पा सकते हैं और ये टेलीग्राम हमारी ID है। और आप सब लोगों को मालूम है कि हम इकाई 5 में है। इकाई 5 स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ की बात करता है और इसी में हम लोग लगातार कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे और वहीं से स्वतंत्रता जो आंदोलन है उनके ऊपर हमारी चर्चा जारी है। आप सब लोगों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि लगातार सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक आप सब लोगों को इसमें रैपिड रिवीजन प्रोग्राम दिया जा रहा है जो 2023 में अपीयर होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट वाइज MCQs और ऐसे MCQs जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। सबसे खास बात, लाइव फाउंडेशन बैचेस स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिनमें अब हम 5वां बैच आपके समक्ष लेकर के आए हैं। 5वां बैच जो है ये बैच नंबर 5 है, आप देख सकते हैं बैच नंबर 5, और इसमें 11 मई से कक्षाएं शुरू हो रही हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस कक्षा का प्रारंभ मेरे द्वारा किया जाएगा, जिसमें आप आधुनिक भारत से पढ़ना शुरू करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस कोर्स में एडमिशन आप सब लोग जरूर लें। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो इस बैच में जरूर एडमिशन लें, क्योंकि ये बैच मेरे द्वारा शुरू किया जाने वाला है। आपका इतिहास से शुरुआत होगी। इसमें शानदार तरीके से आप लोगों को मैं आधुनिक भारत के इतिहास और इतिहास के दूसरे हिस्से जो हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। ये हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो कि अमृतसर के दिशा निर्देशन में आपको ये प्रोग्राम डिजाइन करके आप तक पहुंचाती है। तो लाइव फाउंडेशन बैच से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। लाइव फाउंडेशन बैच 5 में एडमिशन लेने के लिए आप स्टडी IQ ये जो स्टडी IQ है इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है, studiiq.com, या फिर इसका जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करके वहां से लाइव UPSC हिंदी इस पे जाएंगे और वहां पे कोर्स सर्च कर लेंगे। आपको आराम से बैच 5 वहां पर मिल जाएगा। बैच 5 में जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने में कूपन कोड अप्लाई करने की जहां पर जगह आएगी वहां पर ऑलरेडी 2-3 कूपन दिए होंगे, उसको अप्लाई ना करके आप इसे अप्लाई करिएगा, क्योंकि उसे अप्लाई करेंगे तो आपका कोर्स जो है वो 18,999 का नहीं बल्कि 20,000 समथिंग का पड़ेगा। अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बैच 18,999 का पड़ जाएगा, जिसमें तमाम सारे ऑनलाइन फीचर्स और जो स्टडी फीचर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। एडमिशन लेने से पहले उसमें PDF है, उस PDF को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा, किन किन फीचर्स के साथ, किन किन स्ट्रेटजीज के साथ, यहाँ तक कि उसमें शेड्यूल तक दिया हुआ है कि कब से कब तक वो ब्रोशर दिया हुआ है। उस ब्रोशर में सारे शेड्यूल लिखे हैं कि हिस्ट्री, उसके बाद कौन सी क्लास, उसके बाद कौन सी क्लास, उसके बाद कौन सी क्लास और कब तक चलेगी, ये सारी चीजें दी हुई हैं। 13 महीने का ये ऑनलाइन कोर्स है जिसमें 1000 घंटे से अधिक की कक्षाएं आप लोगों को अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हस्तलिखित नोट्स और मेंटरशिप प्रोग्राम, ग्रुप मेंटरशिप, ठीक है, इस तरीके की अद्वितीय सुविधाओं के साथ ये बैच आप लोगों को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अद्वितीय योगदान है ही, और इसको हम लोगों ने कल बताया था कि अलग अलग फेजेस में हमने डिवाइड करके पढ़ना है इसको। और जब हम भारत में पढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस आंदोलन को अगर हम देखें तो इसी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चलाया गया, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसका प्रथम चरण जो है, इसका जो प्रथम चरण है वो प्रथम चरण मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैसा है, उदारवादी है। प्रथम चरण जो है इसका ये उदारवादी है, ठीक है। तो ये जो प्रथम चरण उदारवादी है ये कब से कब तक रहा है? सिंस आप कह सकते हैं कि जब से इस्टेब्लिश हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस तब से लेकर के 1905 तक ये उदारवादी काल हम लोगों को देखने को मिलता है। इस उदारवादी चरण के बारे में कल कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इसके संदर्भ में
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। जैसे ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, और सारी चीजें हमने बताई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बंबई में पहला आयोजन करती है, लेकिन 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नामकरण जो है वो चेंज कर दिया गया, नामकरण परिवर्तित हुआ, नाम परिवर्तित हुआ, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जाना जाने लगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले हम इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। उसके तमाम सारे फैक्ट्स जो है हमने आपको यहाँ पर बताए थे, साथ ही साथ फिर हमने उसके उद्देश्य आपको क्लियर किए थे। फिर हमने आपको बताया था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो बंबई में गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ, उसने क्या प्रस्ताव पारित किए, किस प्रस्ताव के साथ वो समावेशन उसका हुआ पहले सेशन का, उसके बारे में बताया गया। ये तमाम प्रकार के 9 प्रस्ताव थे जिनके ऊपर चर्चा करी गई थी। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि कुछ ऐसी चीजें जो कांग्रेस को लेकर के अलग विचार रखती थी, जैसे कि कांग्रेस के एस्टैब्लिशर जो हैं, स्थापनाकर्ता जो हैं ए.ओ. ह्यूम, उनको लोग थियोसोफिस्ट कहते थे। थियोसोफिस्ट तो वो थे ही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अग्रगामी संस्था थी कांग्रेस। साथ ही साथ इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। तो इन दोनों विचारों के ऊपर हमने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था, कल समझाया था कि क्या ये विचार कैसे थे। तो ये अवधारणा के बारे में भी कल हमने चर्चा करी। उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके चरणों को हमने जब डिवाइड किया तो मैंने बताया कि पहला उदारवादी चरण था, जो कि दादा भाई नौरोजी और इस तरीके के दूसरे लीडर्स के द्वारा लीड किया जाता था। कल मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि उसके जो प्रारंभिक सदस्य थे कांग्रेस के, वो किस विचारधारा के थे, वो लिबरल क्यों कहलाते हैं, यानी वो उदारवादी क्यों कहलाते हैं, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई थी। किस वर्ग के लोग उसमें शामिल थे, एक सामान्य मध्यम वर्ग जो है उसके द्वारा ये कांग्रेस चलाई जा रही थी, इसके ऊपर हमने कल चर्चा करी थी, बताया था मैंने इसके बारे में आप लोगों को। लेकिन क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का जो तरीका था वो उदारवादी था, सरकार के साथ रिश्ते बना के चलने वाला रवैया था, अनुनय विनय वाला रास्ता इन्होंने अपनाया था, इसी वजह से कुछ आगामी लोगों ने, कुछ आलोचकों ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी उदारवादी चरित्र के लोगों को, ठीक है। और उदारवादियों की नीति किस प्रकार काम कर रही थी इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी। एक तो वो नेशनलिज्म जो है उसका पाठ लोगों को पढ़ाते थे, दूसरा ब्रिटिशर्स जो थे, जो उदारवादी ब्रिटिशर्स थे, उनका साथ लेकर के भारत में जो आधुनिकीकरण है उसको लाने का प्रयास करते थे, और कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि विदेशों में भी भारत की आज़ादी और भारत की राष्ट्रीयता के प्रति समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कुछ संस्थाएं, इस संस्था के लोगों ने विदेशों में भी जाकर के खोली, जिसमें मैंने आपको बताया था भारतीय सुधार समिति के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया था। तो इस तरीके के चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ ये भी मंशा थी कि वहाँ पर अधिवेशन कराए जाएं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये सब चर्चा हम लोगों ने कल करी थी। आज हमें ये चर्चा करनी है। कल मैंने आप लोगों को बताया, इसका विस्तार से अध्ययन किया था। कल हम लोगों ने ये बताया था कि उदारवादी किस तरह से काम करते थे, उनकी मनोवृत्ति क्या थी, किस सोच के साथ उन्होंने अपने आप को शामिल किया था, शुरुआत की थी, इस सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो चलिए अब बारी है इसके आगे बढ़ जाने की, और जब हम अब आगे बढ़ेंगे तो हमको उदारवादी चरण जो है वो दिखाई देगा 1905 में, और 1905 में जो 1905 तक जो उदारवादी चरण हमको दिखता है 1885 से लेकर के, उसमें हम ये देखते हैं कि क्या इन आंदोलनकारियों के द्वारा क्या इन्हें कुछ सफलता भी मिली। तो हम यहां पर समझेंगे प्रारंभिक 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 ये कौन है, आंदोलन करता है किस चीज के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहलाते हैं ये। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की, अब ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी कौन है, उदारपंथी हैं, उदारपंथी, ठीक है। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। मतलब हमें यह समझना होगा कि जो इन लोगों ने रास्ता अपनाया, क्या उससे इन्हें कुछ सफलता भी हाथ लगी, या फिर इन 20 वर्षों में केवल अनुनय विनय का ही रास्ता अपनाया गया और उससे मिला कुछ नहीं। तो अगर हम ये कहें कि अल्टीमेटली इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये गलत है। लेकिन ये भी सही है कि जिस तीव्रता से, जिस तल्लीनता से, जिस तत्परता से इन लोगों ने, जिस विचार के साथ में
इन उदारवादियों ने सरकार का सहयोग और उनसे अनुनय विनय की नीति अपनाई थी, उतना आसानी से जो उसके रिस्पेक्ट में जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। और उसका रीजन भी यही था कि वो इतने एग्रेसिव नहीं थे। अगर हम ये सोच करके चल रहे हो कि हम सामने वाले के साथ अच्छा करेंगे, बदले में वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा, तो ये आपकी अपनी नीतिगत विचार है, अपने नीतिगत विचार है, अपने नैतिक विचार है। आपके इन नैतिक विचारों से सामने वाला भी प्रेरित होगा या उसके पास भी इसी तरह के नैतिक विचार होंगे कि इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी इसके लिए इतना कुछ करना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है। इनके अपने नैतिक विचार शुद्ध थे, लेकिन यह नैतिकता ब्रिटिशर्स के पास नहीं थी। परंतु फिर भी इस आधार पर हम इस नैतिकता पूर्ण विचार को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे, उन्होंने जो आंदोलन चलाए और उस आंदोलन में उनके द्वारा जो ये राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए, इसमें उन्होंने कुछ अपनी मांगें प्रस्तुत करी। उनके द्वारा कुछ जो मांगें प्रस्तुत करी गई, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है जो जनपद सेवा है, आईसीएस की जो सर्विस है, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिनको जनपद सेवा कहा जा सकता है, भारतीय जनपद सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसमें सुधार, इसकी प्रक्रिया में सुधार को लेकर के इन आंदोलनकारियों ने, इन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने, इन उदारपंथी राष्ट्रवादियों ने डिमांड की और ये डिमांड पूरी भी हुई। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1886 में लोक सेवा आयोग ये स्थापित हुआ और 1886 में जो लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि ब्रिटेन के, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी एक साथ परीक्षा कराई जाए, तो ये वाली मांग जो है वो स्वीकार करी गई। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिमांड इन्होंने ही करी और ब्रिटिशर्स ने इनकी ये बात स्वीकार करी। 19 वर्ष से घटाकर बढ़ा करके 23 वर्ष परीक्षा की आयु, परीक्षार्थियों की आयु करी जाए, ये सब। तो इस मामले में इनको सफलता हाथ लगी। इस तरीके की दूसरी चीजें भी हैं, जैसे भारत सरकार की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ब्रिटिश भारतीय सरकार की बात हो रही है। उस समय ब्रिटिश भारत की सरकार है, भारत के ऊपर जो सरकार चल रही है वो अंग्रेजों की चल रही है। तो सरकार के द्वारा जो भारतीय व्यय है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा की जाए, ये इनकी एक डिमांड थी। ये डिमांड भी पूरी हुई और इस डिमांड की पूर्ति के लिए आप सब लोगों को मालूम है वेल्वी कमीशन, इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने वेल्वी कमीशन गठित किया। वेल्वी कमीशन 1895 में। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। वेल्वी कमीशन जो है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन्होंने डिमांड करी कि भारत सरकार, ब्रिटेन की सरकार भारत में जो व्यय कर रही है उसकी समीक्षा की जाए। वो व्यय सही नहीं हो रहा है, सही तरीके से खर्चा नहीं किया जा रहा है, आर्थिक नीतियां ब्रिटिशर्स की सही नहीं है। इसकी जांच करने के लिए, व्यय के ऊपर, खर्चे के ऊपर जांच करने के लिए सेना के ऊपर अत्यधिक व्यय हो रहा है, सुरक्षा के ऊपर अत्यधिक व्यय हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा विधायी सुधार के लिए, विधायी सुधार हेतु जो डिमांड करी गई, जिसमें भारतीय विधानमंडल और विधान परिषदें जो हैं उनको एक्सपेंड करने की बात करी गई, उनके प्रसार की जो बात करी गई, जो डिमांड करी गई प्रसार की, वो प्रसार की डिमांड जो है वो भी एक्सेप्ट करी गई। और इस आधार पर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद
अधिनियम ये पारित किया गया, जिसमें अब पहले की तुलना में अधिक भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती कुछ चीजें हैं, शुरुआती कुछ चरण हैं जिसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादियों या उदारपंथियों को सफलता हाथ लगी है। इसमें से हम इन दोनों की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, वेल्वी कमीशन और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा वेल्वी कमीशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। वेल्वी कमीशन या इसी को वेल्वी आयोग कहेंगे, 1895, ठीक है। वेल्वी आयोग इसी को कहा जाएगा। वेल्वी आयोग क्या है? ये एक ऐसा आयोग था जो भारत में फिजूल खर्ची की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार के कुछ मेंबर्स का एक समूह था, यानी कि भारत में फिजूल खर्ची की जांच करने के लिए आया था। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, यह आयोग भारत में फिजूल खर्ची की जांच करने के लिए, भारत में फिजूल खर्ची की जांच करने के लिए यह आयोग भारत में फिजूल खर्ची की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार के कुछ सदस्यों का समूह था। इसकी सुनवाई वहीं लंदन में होती थी। इस कमीशन में जो सुनवाई होती थी वो वहीं लंदन में हुआ करती थी, लेकिन ये जाहिर तौर पर ये जो भी अत्यधिक व्यय जो था उसको कम करने के लिए और आर्थिक नीतियों को, भारत के संदर्भ में जो आर्थिक नीतियां बनती थी ब्रिटिशर्स की, उसको सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। इस आयोग में अब जैसे यहां पर नाम ही दिया हुआ है वेल्बी कमीशन, तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेल्बी थे। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें एक नाम आएगा लॉर्ड वेल्बी। और लॉर्ड वेल्बी कौन है? ये इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। कई सारे इसमें ब्रिटिश सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। लॉर्ड वेल्बी हैं, अध्यक्ष हैं। लॉर्ड कार्टनी है, कोर्टनी या विलियम कोर्टनी के नाम से भी इनको जाना जाता है, लॉर्ड कोर्टनी। लॉर्ड कर्जन भी इसमें शामिल है, कर्जन, ये भी इसका सदस्य है। इसके अलावा टी.आर. बुकानन है, टी.आर. बुकानन। और भारत में आप लोगों को मालूम है कि सबसे प्रमुख रूप से जो इकोनॉमिस्ट का नाम आता है उसमें एक नाम दादा भाई नौरोजी का भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे। दादा भाई नौरोजी इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे, प्रथम भारतीय सदस्य, ठीक है। विलियम वेब वर्डन, ऐसा कुछ नाम है, हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, वेडरबर्न ऐसे कुछ है। और इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी, जी.के. गोखले। इनको भी आर्थिक नीतियों की बड़ी अच्छी पहचान थी। गोपाल कृष्ण गोखले और साथ में दीनशा वाचा, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, दीनशा वाचा। कल भी ये नाम मैंने लिखाया था उदारवादियों में। जी.के. गोखले और दीनशा वाचा का नाम इस
आयोग के साथ इसलिए ध्यान रखना है कि जब इस आयोग की सुनवाई होनी शुरू हुई तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उस समय दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य हुआ करते थे, इन्हें भारतीय आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए गवाही देने के लिए बुलाया गया था। गवाही देने हेतु ये कहां गए? लंदन गए। और इनके द्वारा जो समीक्षा प्रस्तुत की गई उससे भारतीय आर्थिक दशा का काफी ज्यादा अंदाजा जो है लगाया जा सकता है। काफी अच्छी तरीके से जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुए आगे चल करके, वो इनकी इस गवाही के द्वारा प्रस्तुत किए गए। उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, दीनशा वाचा जब ये भारत लौटे तो इन सब लोगों ने इनको 1897 में बुलाया गया था, 1897 में। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सन 1900 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। रिपोर्ट दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। ये रिपोर्ट इन्होंने 1900 में प्रस्तुत करी। ये सारे जो लोग आप देख रहे हैं ये कौन है? ये सदस्य हैं। ये सदस्य हैं जो कि किसमें शामिल हैं? वेल्बी कमीशन में शामिल है। तो जहां इस चीज की सुनवाई नहीं होती थी वहां इन सब चीजों की प्रक्रिया यहां पर होते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ये वेल्बी कमीशन है उस रूप में जो भारतीय व्यय की जो समीक्षा होनी थी, और समीक्षा हुई और ये देखा गया कि हाँ ऐसी चीजें थी। फिर सेना पे कुछ खर्चे कम किए गए। इसी के आधार पर फिर ये जो आगे चल करके आप देखेंगे 1892 वाला जो पॉइंट है, इसमें फिर जाके आगे भी कुछ सुधार किए गए इस कमीशन के आने के बाद, परिषद अधिनियम आने के पश्चात। तो अब थोड़ी सी नजर जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम पे डाल लेते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस रूप में उन्हें कैसे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के रूप में उन्हें कैसे सफलता मिली है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ये जो सफलता है, पढ़ने से पहले ध्यान रखना है, ये आंशिक सफलता है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स से ये उदारपंथी लोग एक नहीं सैकड़ों बार ये दरख्वास्त कर चुके थे कि प्रशासनिक और जो प्रशासनिक के साथ साथ जो जिसको विधायिका से संबंधित जो अधिकार हैं उसमें विस्तार करने की रिक्वेस्ट कई बार की जा चुकी थी। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं की कोई वास्तविक व्यवस्थापिकाओं के पास में कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। तो उसमें भारतीयों के शामिल होने की बात तो बिल्कुल कम ही दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो आंशिक सफलता देखने को मिलती है, 1892 से पहले अगर हम 1861 के एक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें, 1861 के एक्ट को, तो उसमें केंद्रीय विधान परिषद के विस्तार को माना गया कि ठीक है इसका विस्तार होना चाहिए। और यह भी माना गया कि भारत में ये मतलब ये जो परिषद थी, ये भारत में किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए इस परिषद के पास अधिकार है। जो भारत परिषद, इंडिया काउंसिल भारत में काम कर रही थी और वो मनमाने कानून बनाते थे। और इसीलिए तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भारत परिषद को रद्द करने की मांग भी इन उदारपंथी भारतीयों ने करी थी, परंतु वो इकट्ठा नष्ट तो नहीं की जा सकती थी। तो उसका एक दूसरा तरीका यह हुआ कि उस परिषद में भारतीयों की जो सदस्यता है, संख्या जो है उसको बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले इसमें 1861 में थोड़ी वृद्धि करी गई थी, सदस्यों की संख्या थोड़ी बढ़ाई गई थी। और परिषद में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई वो इतनी अल्प मात्रा में थी जैसे कि नमक से भी कम सब्जी में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1862 से लेकर के 1892 तक
कितने साल हो गए? 30 साल हो गए ना, 30 वर्ष। इन 30 वर्षों में, केवल 30 वर्षों में, 1-2 वर्षों में नहीं, 30 वर्षों में केवल 45 भारतीय ही परिषद में शामिल हुए। 45 भारतीय। तो अब आप देखिए ये सुधार 1892 में डिमांड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 1861 के एक्ट के बाद ये स्थिति बन रही है। 1861 के एक्ट के बाद स्थिति जो है ये है कि अगले 30 वर्षों में 45 भारतीय, और ये जो 45 भारतीय थे, इन 45 भारतीयों में भी ये धनी हैं, संपन्न परिवार वाले हैं, प्रभावशाली वर्ग के हैं, ये प्रभावशाली वर्ग के हैं। और लिखने में बिल्कुल संकोच नहीं है मुझे कि ये ब्रिटिश जो सरकार है या जो इंग्लिश सरकार है उसके भक्त हैं, ब्रिटिश भक्त। यानी ऐसे भारतीय जिनको सिर्फ अपने महत्व से मतलब है। और आपने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक मध्यम वर्गीय समूह से गठित हुआ है, तो वो लोअर क्लास की जो तकलीफ है उसको भी समझता है। अब अंदाजा लगाइए, एक साल में लगभग 1 से 2 भारतीय सदस्य, और वो भी वो भारतीय सदस्य जो कि इन्हीं के गुणगान करता हो। जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम आप ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, सैयद अहमद खान जी को। तो कहने का मतलब यह है कि इससे तो कौन संतुष्ट होने वाला था? इस तरीके की भारतीय रिप्रेजेंटेशन से कोई संतुष्ट नहीं होने वाला था। इसीलिए उदारवादियों ने रिक्वेस्ट करी थी, और फिर यह सदस्य संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाने की बात हुई। 1895 से लेकर के 1992 तक उदारवादियों ने संवैधानिक सुधार की मांग रखी। ठीक है, संवैधानिक सुधार की मांग, संवैधानिक सुधार की मांग। और यह संवैधानिक सुधार की मांग ही थी जो 1862 के रूप में, आपको 92 के रूप में ऐसा लगा कि उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए सामने आया कुछ। तो मांगों में क्या था? संवैधानिक सुधार में, व्यवस्थापिका संबंधी सुधार में क्या सुधार की डिमांड्स थी? तो एक डिमांड तो यह थी कि परिषदों का विस्तार किया जाए, परिषदों का क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। परिषदों का विस्तार किया जाए और इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीय इनकी संख्या बढ़े, यानी इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन परिषदों में, और इसीलिए विस्तार किया जाए। ब्रिटिशर्स के द्वारा ही परिषद चलाया जा रहा है ऑलमोस्ट, मैंने बताया 30 साल में प्रत्येक वर्ष 1-2, तो उससे क्या ही फर्क, तो ना के बराबर है। दूसरा, परिषदों में सुधार भी किया जाए, परिषदों का विस्तार हो और क्या हो? परिषदों का सुधार हो। परिषदों का सुधार से अर्थ क्या है? परिषदों के सुधार से क्या अर्थ है? परिषदों के सुधार से यह अर्थ है कि ऐसा ना हो कि बस भारतीयों को शामिल कर लिया जाए या इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, और ना उन्हें बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, ना उनसे कोई सजेशन लिया जा रहा है। तो और अधिक अधिकार देने होंगे, खासकर से आर्थिक विषयों पर। भारतीयों को अधिकार मिले, कौन सा अधिकार मिले? जो वैधानिक अधिकार हैं, जो व्यवस्थापिका से संबंधित जो अधिकार हैं, वो अधिकार मिले, और खासकर ये अधिकार आर्थिक विषयों पर जरूर हों, आर्थिक विषयों पर और लोकहित के विषयों पर भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाएं। इस तरीके की डिमांड जो है वो रखी गई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था।
अब उदारवादियों की जो संवैधानिक सुधार की जो मांगे हैं, इन संवैधानिक सुधार की मांगों में सफलता मिली, सफल हुए, मांगे सफल हुई। और किस रूप में सफल हुई? 1862 के एक्ट के रूप में, माफ कीजिएगा 1862 नहीं 1892, 1892 के एक्ट के रूप में ये सफल हुई। लेकिन रुकिए जरा, ये सफलता भी इतनी खुशी दिलाने वाली नहीं है, क्योंकि ये अधूरी मांगे, इसमें जो मांग पूरी की गई, तो जो स्वीकृति मिली वो अधूरी थी, अधूरी कह सकते हैं व्यवस्था थी, व्यवस्था। डिमांड पूरी हुई लेकिन अधूरी डिमांड पूरी हुई। संवैधानिक जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई, अधूरा संवैधानिक सुधार इसको कहा जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, इस सफलता से उदारवादी संतुष्ट नहीं हुए, उदारवादी संतुष्ट नहीं। तो अब इस पॉइंट से आपको यह समझ में आना चाहिए कि भले ही ये अनुनय विनय का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख कान सब बंद करके बैठे हैं, और ये कोई ब्रिटिश भक्त नहीं है जो अपना काम, जैसे सर सैयद अहमद खान की बात करें, वो मुस्लिम्स में सुधार लाने की बात करना चाहते थे, इसके लिए वो ब्रिटिशर्स का सहारा लेना चाहते थे, तो इसके लिए अंग्रेजों को वो नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो अंग्रेज भक्त भी बन गए थे। फिर ब्रिटिशर्स की बांटो और राज करो की नीति का उन्होंने समर्थन कहीं ना कहीं कर दिया, स्पष्ट रूप से ही सही, लेकिन किया। यहां पर भी अनुनय विनय का माध्यम है, यहां पर भी अंग्रेजों के साथ लेने की बात है, लेकिन उनके अनैतिक कर्तव्यों को जानने के बावजूद भी उनका साथ देने की बात यहां नहीं है। इसलिए इसको हम राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उन आंदोलनों में हम गिन सकते हैं। और अब क्योंकि ये उदारवादी जो लोग थे, इस अधूरी जो कह सकते हैं डिमांड जो पूरी हुई थी, इससे असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इस बात का, इस अधिनियम के आने के बाद इस बात का तेजी से डिमांड क्रिएट किया कि भारतीयों को बहुमत मिलना चाहिए, भारतीयों का बहुमत हो। कहां पे? ये जो परिषद है उसमें संख्या बहुत कम रखी गई थी। अभी बात करेंगे क्या संख्या रखी गई थी 1862 के एक्ट के बारे में, जो पॉइंट्स आए उधर से उसको भी बात करेंगे, क्या नहीं दिया गया वो भी बात करेंगे। लेकिन जब नहीं दिया गया तो उन्होंने डिमांड तेज कर दी कि हमको और अधिक बहुमत मिलना चाहिए, और बजट संबंधी विषय जो हैं, बजट संबंधी विषय जो हैं उन पर अधिक अधिकार होना चाहिए, अधिक अधिकार हो, यह बात यहां पर करी गई, और अधिक अधिकार होना चाहिए। और यहां पर दोनों पर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व की डिमांड करी गई है, और इसी वजह से आगे चल करके इन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नारा दिया गया क्या? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये उदारवादियों का नारा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये उदारवादियों का नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो प्रतिनिधित्व की मांग करी है इन्होंने। तो मैं यही बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि ये अंधभक्त हैं ब्रिटिशर्स के, उनका साथ लेकर के अपना रास्ता तय करना चाहते हैं। उसका वजह यह है कि संघर्ष जो है वो रक्तित नहीं होना चाहिए। जितना शांतिपूर्ण तरीके से हमको आजादी मिलेगी उतनी सुखपूर्ण आजादी होगी, ऐसा विचार है। और आजादी व्यक्ति से नहीं, आजादी नीतियों से है। आजादी स्वेच्छा से अपनी नीतियों का पालन करने के लिए है। आजादी इसलिए कि
अपना अभिभाषण लोग कर सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, अपने अनुसार जीवन जी सकें, भारतीयता को वो गर्व कर सकें। इन सब चीजों की डिमांड बगैर किसी रक्त को बहे हुए यदि पूरी की जा सकती थी तो संवैधानिक तौर तरीके से ही, शांतिपूर्वक तौर तरीके से ही हो सकती थी, जिसको अपनाने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन शायद ब्रिटिशर्स उनकी ये बात समझ नहीं रहे थे, हल्के में ले रहे थे। तो क्योंकि इन्होंने ये नारा देना शुरू कर दिया कि भाई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो उनकी डिमांड जो है वो आगे चल करके थोड़ी बहुत स्वीकार की गई। लेकिन अब हमको ये समझना है कि 1892 के एक्ट में मैंने बताया कि इसमें अधूरी व्यवस्था की गई थी। तो क्या व्यवस्था थी वो, उसको भी एक बार देख लें। हालांकि ये जो विषय हो गया ये आपका संवैधानिक विकास से संबंधित हो गया, इसका इतिहास से लेना देना नहीं है। यह है तो जितना है उतना मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं या पढ़े होंगे। इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें अगर हम कहें कि 1892 का जो एक्ट है उसके प्रमुख जो प्रावधान हैं, उसके जो प्रमुख प्रावधान हैं वो क्या क्या है। केंद्रीय विधान परिषद जो है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद, इसके विस्तार की बात करी गई इसमें, क्योंकि ये विस्तार की डिमांड इन्होंने करी थी। ये विस्तार की डिमांड इन लोगों ने करी थी ना, देखिए परिषदों का विस्तार हो, तो इन्होंने परिषदों का विस्तार किया, लेकिन बड़े हास्यास्पद तरीके से किया। जो भी इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, सदस्यों की जो संख्या है, जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है, उसमें अतिरिक्त सदस्यों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 4 की वृद्धि की गई, 4 की वृद्धि की गई। समझ में आया बात? 4 सदस्य बढ़ा दिए गए। तो जहां पहले 6 से 10 सदस्य होते थे वहां अब 10 से 16 सदस्य होने की बात हो गई। कहा गया कि इसमें अधिक से अधिक 10, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य होंगे। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार से विस्तार किया गया। अब बताइए कि ये कहां तक न्याय योग्य है। आपने कहा सदस्यों की संख्या बढ़ा दो, इन्होंने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा है देख ही लीजिए आप। निश्चित तौर पर पहली बार भारतीयों को, प्रथम बार भारतीयों को जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें प्रतिनिधित्व की जो मांग है उसको स्वीकारा गया, और यह कहा गया कि इसमें सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। निर्वाचित सदस्यों को लाने की भी मांग करी गई थी ब्रिटिश उदारवादियों के द्वारा। तो ये भी बात जो है वो स्वीकार कर लिया गया। भारत में विधानमंडल जो है उसमें सदस्यों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी। सदस्यों को विधानमंडल में भी निर्धारित किया जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद में भी निर्धारित किया जाएगा, उनके प्रतिनिधित्व की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी। और इतना भी कि बजट और वित्तीय जो मामले हैं, बजट और वित्तीय मामले, अन्य वित्तीय जो मामले हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, बजट और वित्तीय मामलों से संबंधित जो प्रश्न है उस पर बहस का अधिकार दिया जाएगा। बहस का अधिकार, बहस का एक शब्द लग दे रहा हूं मैं, सीमित अधिकार। सीमित अधिकार यानी अधिकार होगा, लेकिन कैसा होगा? सीमित अधिकार होगा। किस प्रकार से सीमित है इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे।
अब आप देखिए, अगर आप भारतीयों की सदस्य संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत में स्वीकार करने की बात मानते हैं, विधानमंडलों में सदस्यों को निश्चित जो है संख्या करना चाहते हैं, सार्वजनिक हित के जो मामले हैं उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। एक और बात है, सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। तो जरा देखिए, ये और ये सब जो डिमांड्स हैं इसको आप मान रहे हैं, लेकिन इसमें सीमाएं लगा रखी हैं सब में। जैसे आप इस पे देखिए, सदस्यों की संख्या में 4 की वृद्धि की जाए। अरे भाई, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 4, और इतना विशाल जनसंख्या भारत का, उसके प्रतिनिधित्व में केवल 4 लोग। लाखों करोड़ों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जहां पर हो रहा है वहां पर केवल 4 भारतीय। ये प्रतिनिधित्व संख्या देना या न देना एक ही जैसा है, इसके देने से क्या ही फायदा था, इसीलिए असंतुष्ट थे। बजट एवं वित्तीय मामले में प्रश्न जो होगा उस पर बहस करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ प्रशासनिक हितों के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये अधिकार सीमित थे। सीमित किस तरीके से थे? सीमित इस तरीके से थे कि इन प्रस्तावों पर सदस्यों का मतदान करने का अधिकार नहीं था, और यदि अगर बजट में किसी प्रकार का संशोधन करना है, बजट संशोधन का अधिकार नहीं था। बजट संशोधन का अधिकार नहीं है। इसके अलावा इस पर मतदान का अधिकार नहीं है। आर्थिक मामलों, वित्तीय मामलों संबंधित कोई भी विधेयक तो उस पर मतदान नहीं कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, मतदान का अधिकार नहीं। और जो सार्वजनिक हित के मामले हैं, इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, विमर्श प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार नहीं है। और मैं आपको एक आंकड़ा और बता देना चाहता हूं कि ये जो एक्ट आया और इसके द्वारा जो परिषदीय कार्यकाल चला, विधान परिषद का जो कार्यकाल चलता था, 1892 से लेकर के 1905 के आसपास तक, या 1909 कह लीजिए, 1905 नहीं, 1909 कह लीजिए, 1892 से लेकर के 1909 तक, मालूम है कितने दिन यह काउंसिल ने कार्य किया? औसतन 13 दिन एक वर्ष में। 13 दिन वार्षिक औसत से कार्य हुआ है। यानी ये बैठती नहीं, जैसे आज की संसद ही ना बैठे। आप सोचिए, संसद केवल साल में 13 दिन बैठे तो कैसा लगेगा? और इतने वर्षों तक, 92 से लेकर के 1909 तक, इतने वर्षों तक, 17-18 साल तक यही चले। और इसमें भी, इस वर्ष के दौरान भी भारतीय सदस्य कितने उसमें शामिल हुए? तो टोटल 24 सदस्यों की जो ये काउंसिल हुआ करती थी, इसमें केवल 5 भारतीय थे, केवल 5 भारतीय। ये 17 वर्षों में 5 भारतीयों को परिषद में भाग लेने का मौका मिल पाया था, इतने वर्षों। क्या कार्य किया होगा इस परिषद ने? क्या संतोषजनक ये व्यवहार है? स्वाभाविक सी बात है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जहां 0 संख्या थी वहां इनकी डिमांड तो क्रिएट हुई, और इसी डिमांड के आधार पर आगे एग्रेसिव डिमांड क्रिएट हुई कि अब तो हमें चाहिए
अब तो हमें निश्चित तौर पर चाहिए। ये एग्रेसिव डिमांड क्रिएट होती है जब, तो इस उदारवाद के बाद आगे इसी वजह से उग्रपंथी विचार आते हैं। ये ब्रिटिशर्स के कारण उग्रपंथी विचार आए, वरना काम नरमपंथी में भी चल सकता था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे उदारपंथियों के संदर्भ में। तो इनके मूल्यांकन में एक मूल्यांकन हमें और जोड़ना पड़ेगा, आर्थिक जो मामले हैं। उदारवादियों का जो आर्थिक विचार है, आर्थिक सुधार के रूप में जो उनको उपलब्धि मिली है, वो भी एक उपलब्धि योग्य है, जो कि जिसके बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी, मैंने बताया था आप लोगों को। कमीशन बनाया गया, अंग्रेजी सरकार का भारत का जो आर्थिक प्रभाव है उसका मूल्यांकन अंग्रेजी सरकार कर सके, इसके लिए वेलबी कमीशन बना। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आर्थिक सुधार की बात कर रहे हैं, आर्थिक सुधार के संदर्भ में जो उपलब्धि हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो एक बात हमको यहां यह देखनी होगी कि दादा भाई नौरोजी जो हैं, उन्होंने आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया। आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया। और आर्थिक विकास का यह सिद्धांत आर्थिक निकासी के सिद्धांत में छुपा हुआ था। किसमें छुपा हुआ था? आर्थिक निकासी के सिद्धांत में, जिसको आप बोल सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये दादा भाई ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष रहते हुए आम भारतीय आम जनमानस को यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थ की निकासी कर रही हैं, और अगर हमें भारतीय आर्थिक नीतियों में विकास चाहिए तो इस निकासी को रोकना होगा। और इसमें बहुत शानदार तरीके से आर्थिक नीति की उन्होंने फिर व्याख्या करी। आर्थिक नीति की व्याख्या में आप जो है जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम ले सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, एक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सब में विचार इन्होंने व्यक्त किए हुए हैं दादा भाई जी ने। आर्थिक समीक्षा के लिए गोपाल कृष्ण गोखले लंदन गए, उनके भी शानदार आर्थिक विचार थे। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो ये सब लोग जो हैं अपने आर्थिक विचारों से भी जनमानस को परिचय कराते हैं, बताते हैं कि भारत इनकी नीतियों से गरीब क्यों है। इसमें ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों की व्याख्या जरूर हो रही है। आम जनता उसे जाने और जानेगा तभी शुद्धि का मार्ग अपनाएगा। तो उस समय इसको भी बहुत तेजी से मतलब संचालित किया गया। इसलिए जहां हम उदारवादी काल इसको बोलते हैं 1885 से लेकर के 1905 तक के काल को, वहीं आप इसे आर्थिक राष्ट्रीयतावादी, आर्थिक राष्ट्रीयतावादी चरण की संज्ञा भी आप इसे दे सकते हैं। जहां आप इसे उदारवादी चरण कहते हैं ना, 1885 से लेकर के 1905 तक के समय को, वहीं आप इसे ये संज्ञा भी दे सकते हैं।
और यही वो समय है, यही उदारवादियों का वो समय है जब इन उदारवादियों ने स्वराज का बीज जो है वो बोया लोगों के मन में, स्वराज का बीज। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इन सब लोगों ने स्वराज की मांगें उत्पन्न कर दी। नौरोजी, गोखले, तिलक, इन लोगों ने क्या किया? स्वराज की मांग उत्पन्न कर दी, स्वराज। और जब ये स्वराज की मांग उत्पन्न हुई, स्वराज की जब मांग उत्पन्न हुई तो दिशा जो है वो आजादी की ओर बढ़ चली। और जो प्रेशर था वो किसके ऊपर आ गया? वो ब्रिटिशर्स के ऊपर आ गया। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि 20 वर्षों में इन उदारवादियों ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार ये लगता है कि जो कुछ भी दिया उसके लिए समय अधिक लिया। 20 वर्ष बहुत ज्यादा समय लिया, पर ये तो उस समय के इतिहास में जीने पे ही पता चलेगा कि यह समय अधिक था या नहीं। कि बाद में स्वतंत्र भारत में बैठ करके इसकी समीक्षा करना, आज के आधुनिक राष्ट्र में इस चीज की समीक्षा करना कि 1885 से 1920 के बीच में क्या हुआ, 1905 के बीच में क्या हुआ, ये जब तक वो प्रेशर ही नहीं है तब तक उसकी फीलिंग नहीं ली जा सकती है। फिर भी ऐतिहासिक रूप से इसकी जो समीक्षाएं होती हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ब्रिटिश सरकार से इन लोगों ने स्वराज की मांग करते हुए यह तर्क दिया कि जिस प्रकार से कनाडा, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हैं, जो कि स्वतंत्र उपनिवेशी राष्ट्र के रूप में हैं, उसी तर्ज पर स्वराज्य या स्वशासित उपनिवेश का दर्जा भारत को दिया जाना चाहिए। यह डिमांड स्वराज के रूप में उत्प्रेरित हुई। इन सब के अलावा अगर देखें तो उदारवादियों ने जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें सरकारी सेवा का राष्ट्रीयकरण हो, भारतीयकरण हो, सरकारी सेवाओं का क्या हो? भारतीयकरण, भारतीयकरण हो, यह डिमांड क्रिएट करी है। अधिक सरकारी सेवा में अधिक से अधिक भारतीय लोग शामिल किए जाएं। इसके अलावा न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसका पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण, इसकी मांग उन्होंने क्रिएट करी है। इसके अलावा जो पक्षपातपूर्ण जो नौकरशाही है, नौकरशाही, वो भी नौकरशाही कैसी? भ्रष्ट। अब भ्रष्ट है तभी तो पक्षपातपूर्ण है। ये नौकरशाही के खिलाफ आवाज उठाई, खिलाफ आवाज उठाना, ये कार्य भी इसी उदारवादी चरण में किया गया। आक्रामक जो विदेशी नीति है, विदेशी नीति, अफगानिस्तान पे आप आक्रमण कर रहे हैं, बर्मा पे आक्रमण कर रहे हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण करके उसे भारत में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी आलोचना इसी दौरान करी गई। सबको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा होना चाहिए, जो स्वतंत्र उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए। साथ ही साथ तमाम सारे जो नागरिक अधिकार हैं, तमाम सारे नागरिक जो अधिकार हैं उनकी मांग की गई, जिसमें आप बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह को रख सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अलावा तमाम सारे कल्याणकारी मांगे जो है करी गई, जो कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि आदि से संबंधित थी।
कृषि के लिए वो कृषक जो बैंक है, कृषक बैंक एस्टैब्लिश होना चाहिए, इस बात की डिमांड करी। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी सामाजिक आर्थिक उपलब्धियां हैं जो हम देखते हैं कि उदारवादियों के समय में शुरू हुई, उनमें में से कुछ पूरी भी हुई और नहीं पूरी हुई तो एटलीस्ट उन डिमांड्स के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया इन्हीं उदारवादियों ने। इसी के आधार पर आगे एग्रेसिव वे में उदारवादियों के ही चीजें जब पूरी नहीं हुई तो उन्हीं डिमांड्स को एग्रेसिव वे में आगे जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, जो हम जिनको कह सकते हैं कि उग्र विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने उसको अंग्रेजों के सामने रखा कि यार देखो अब हो गया बहुत ज्यादा मांगने मनाने वाला, अब ये है, ये चाहिए, ये लेंगे, हम ये छीन लेंगे नहीं दोगे तो। फिर ये विचार तेजी से बढ़ गया और फिर इसी छीना झपटी में कुछ झड़प हुई तो वहां से क्रांतिकारी विचार आगे बढ़ा। एक होता है प्यार से मांगना, एक होता है डांट के मांगना। प्यार के से मांगने का काम उदारवादियों ने किया, डांट के तेज आवाज में एग्रेसिव होकर के मांगने का काम गर्मपंथियों ने किया और लड़ करके मांगने का काम क्रांतिकारियों ने किया। नहीं दोगे तो फिर ये लो। युद्ध नहीं, जैसे तुम छुप करके वार करते हो, जैसे तुम छुपी हुई नीतियों से हमें कष्ट पहुंचाते हो, वैसे हम छुप करके तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो वो क्रांतिकारी विचारधारा है। बहुत पैतरे अपनाने पड़े तब अंग्रेज यहां से निकले हैं। सस्ती नहीं है जनाब आजादी। तो ये तो है उदारवादियों का, मैंने आपको बताया कि उदारवादियों के योगदान के बारे में। अब हम ये समझ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो जिनका ये उदारपंथी चरित्र हमको देखने को मिला प्रारंभिक 20 वर्षों में, क्योंकि सरकार के साथ रिलेशन बना के चलना चाहते थे, क्योंकि अनुनय विनय की नीति को अपना के चलना चाहते थे, तो इसके प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। तो हम यहां पे देखेंगे प्रारंभिक क्या, ओवरऑल की बात कर लेते हैं, इसमें प्रारंभिक शब्द लिखना ठीक नहीं है, आप सीधा यहीं से देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया। पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सरकार के सहयोग को लेकर के चलना चाहती है, लेकिन जहां उसे लगता है कि सरकार ठीक कार्य नहीं कर रही है, उसकी डिमांड के अनुसार नहीं कर रही है, वहां उसका ये शांतिपूर्ण विरोध भी करते हैं। तो क्या दोनों स्थितियों में ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति उदारवादी रही होगी? तो इसके दृष्टिकोण को भी हमें समझना होगा। कांग्रेस के प्रति सरकार का रवैया समय के साथ आपको हमेशा बदलता हुआ ही दिखाई देगा। कैसे? जैसे आरंभिक दिनों की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों की बात करें, इसका जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है वो कैसा रहा? ये थोड़ा उदारवादी रहा। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि नरम था, तटस्थ जिसको कह सकते हैं, न्यूट्रल, तटस्थ। तटस्थ होने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा साथ देता हुआ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका विरोध करता हुआ भी नहीं दिख रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा कहा गया कि जो एओ ह्यूम जो थे वो लॉर्ड डफरिन से मिलने गए, उन्होंने कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए वरना बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। फिर वही है कि राष्ट्रीय विरोध एक बार 1857 में आप झेल चुके हैं और फिर झेलने को मिलेगा। तो शायद इस प्रक्रिया में कुछ शुरुआती जो चरण था वो नरम था। 1885 में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ और मैंने आपको बताया था कि 1885 में जो बॉम्बे में अधिवेशन हुआ उसी में तय हुआ कि अगला अधिवेशन 1886 में कहां पे होगा? कलकत्ता में होगा। तो 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1886 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के बाद जो उस समय
ये था लॉर्ड डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन, इसी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उद्यान भोज, उद्यान भोज में आमंत्रित किया, आमंत्रित किया था। मतलब इनवाइट किया कि भाई, मतलब आप देखिए थोड़ा सा दोस्ताना रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये दोस्ताना रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चला। 1887 में मद्रास अधिवेशन, अगले ही वर्ष सरकार का रुख कठोर हो गया। 1888 में इसी लॉर्ड डफरिन ने एक भाषण दिया, डफरिन ने, इसी लॉर्ड डफरिन ने एक भाषण दिया, जिसने भोज दिया था, उसी लॉर्ड डफरिन ने एक भाषण दिया जिसमें उसने कहा कि जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, इसी को कहा। मतलब ये एक हीन भावना क्रिएट करने वाला एक स्टेटमेंट है। अरे कांग्रेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता चला गया, सरकार अलर्ट होती चली गई। सरकार ने कांग्रेस में फूट डालने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस के विरोध में एक संस्था स्थापित करने के लिए कहा, भारतीय देशभक्त मंडल। भारतीय देशभक्त मंडल स्थापित करने को कहा। किसको? सैयद अहमद खान जी को। राजा शिव प्रसाद, और इन सब लोगों को इसलिए किया गया कि ये कांग्रेस के विरोध में काम करें, कांग्रेस विरोध में, कांग्रेस विरोध में, ब्रिटिश सहयोग से, ब्रिटिश सहयोग से इसे स्टैब्लिश करने की बात करी गई। तो वही मैंने कहा कि इन्होंने तो फूट डालने में जो अंग्रेजों का साथ है वो दिया, लेकिन शुरुआत में इस तरीके की चीजें नहीं थी। शुरुआत में इनका जो प्रचार था वो ठीक था। बहरहाल हम ब्रिटिशर्स की नीति की चर्चा कर रहे हैं। 1890 में ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में नहीं जाएगा, मनाही कर दी गई। ठीक है, ये दोगला रूप है, यही दोगला रूप है, प्रतिबंध लगा दिया गया। और जितना शैतानी हरकत वायसराय कर्जन ने करी होगी, वायसराय कर्जन ने करी होगी, शायद ही इतनी नालायकी किसी और ने करी हो। लॉर्ड कर्जन कहता है, लॉर्ड कर्जन टीज करते हुए कहता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है और मेरी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण या शांति में मृत्यु में सहायता कर सकूं। ये इसका स्टेटमेंट। कांग्रेस अब अपने पतन की ओर अग्रसर है।
और मेरी इच्छा है कि मैं उसके शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सकूं। ये स्टेटमेंट है भाई, स्पष्ट रूप से मतलब चाहता है कि कांग्रेस की डेथ हो जाए और इस कांग्रेस को मरने में जो सहयोग मैं दे सकता हूं मैं वो देने के लिए तैयार हूं, ऐसा ये वायसराय करजन कहना चाहता है। तो ये सब कांग्रेस से भयभीत हो चुके हैं, बुरी तरह से भयभीत हो चुके हैं। मतलब ये कांग्रेस से इतना ज्यादा भयभीत हो चुके हैं कि वो अब उसको समाप्त करने में तुले हुए हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से डिमांड क्रिएट कर रही है, अगर ये डिमांड क्रिएट होती रही और जिस तरीके से राष्ट्रवादिता को बढ़ा रही है, ये राष्ट्रवादिता को बढ़ाती रही, तो निश्चित तौर पर हमारा पतन निश्चित है। और जब आप सामने वालों को मारने की धमकी देते हैं तो ये स्पष्ट कर रहे होते हैं कि आप उससे कितना भयभीत हो चुके हैं। स्पष्ट है। लॉर्ड एल्गिन जो है वो और ही अहंकारी शब्दों का प्रयोग करता है, वो इनसे भी 4 हाथ आगे। लॉर्ड एल्गिन का स्टेटमेंट ये है कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश लोग, ब्रिटिशर्स ने तलवार के दम पर भारत को जीता है। कितनी निर्लज्जता पड़ी बात है कि अपनी गुनाह को अहंकार के तौर पर, अपने कह सकते हैं कि अचीवमेंट के तौर पर बोला जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने तलवार के दम पर, या हमने तलवार के दम पर भारत को जीता है, और इसे तलवार के दम पर ही जीवित भी रखेंगे या अधीन रखेंगे। और इन सारे स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस का साथ देने के लिए ब्रिटिश सरकार नहीं बनी थी या नहीं देना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके के विचारों को सुनने के पश्चात ये कांग्रेस कब तक उदारवादी रहती। तो जो आप कांग्रेस का उग्रवादी स्वरूप देखते हैं वो इसी वजह से आता है, उग्रपंथी जो स्वभाव है वो इसी वजह से आता है। ये जो स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं इन सबके बावजूद भी कांग्रेस को पृथक करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उसे अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा अपने पद से भटकाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सफल रहती है। कांग्रेस बिगड़ी नहीं। और इतना ही नहीं, क्योंकि इतना करने के पश्चात भी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अस्तित्व बना, न सिर्फ बना रहा बल्कि लोग उसमें और इंटरेस्टेड होते चले गए, तो ब्रिटिश सरकार को इंडियन नेशनल कांग्रेस से खतरा महसूस होने लगा। और जब इस ब्रिटिश सरकार को इंडियन नेशनल कांग्रेस से खतरा महसूस हुआ तो इसने बांटो और राज करो इस नीति का पालन किया। और जब ये नीति आ गई तभी कांग्रेस एग्रेसिव हुई, सरकार इसमें सफल भी हुई। और आप सब लोगों को मालूम है कि बांटो और राज करो की नीति में एक और एग्जाम्पल मैं 1888 में ही सर सैयद अहमद खान का दे सकता हूं। जब उन्होंने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। एंग्लो मुस्लिम
डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की और इसके मंच से उन्होंने कहा कि हिंदू शिक्षित हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरी पर हैं। और मतलब ये बात ठीक है कि मुस्लिम्स को शिक्षित बनाना चाहिए था, लेकिन इसलिए शिक्षित बनो कि हिंदू तुमसे आगे हैं। ये जो कंपैरिजन है, यही तो बांटो और राज करो की नीति के लिए ब्रिटिशर्स के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। हालांकि इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन को रोक नहीं पाया। डॉक्टर आरसी मजूमदार एक स्टेटमेंट देते हैं और बहुत शानदार स्टेटमेंट है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार और नौकरशाही के कांग्रेस विरोधी जो षड्यंत्र थे, चाहे उसमें ब्रिटिश सरकार इन्वॉल्वमेंट हो या उसकी नौकरशाही इन्वॉल्वमेंट हो, वो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाए। और क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि वो ये बात नहीं जान सके कि कांग्रेस जो वर्तमान में है, उस वर्तमान कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार जो है वो मध्यम वर्ग है, ना कि धनाढ्य वर्ग। अगर कांग्रेस में भी धनी वर्ग के लोग होते तो कांग्रेस उस समय धाराशाही निश्चित तौर पर हो जाती, लेकिन क्योंकि वो मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई थी और मध्यम वर्ग अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उससे काफी निकट का संबंध रखता है। राष्ट्र में जो एक लिंक बनाने का काम है उच्च और निम्न वर्ग के बीच में मध्यम वर्ग करता है, जिसके शिक्षित लोग इस कांग्रेस में शामिल थे, उन पर इस तरीके के विरोधों का कोई असर नहीं होना था। और अंततः यदि अगर हम इन उदारवादियों का मूल्यांकन करें, उदारवादियों का मूल्यांकन करें, तो इस मूल्यांकन में आप लोगों के लिए पेज में खाली छोड़ दे रहा हूं। आप इस मूल्यांकन को लिखिएगा अपने नोट्स में। मूल्यांकन में क्या लिखेंगे, क्या समझ में आएगा? प्रारंभिक तौर में आप देखेंगे कि कुछ आलोचक प्रारंभिक उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को यह जरूर मान बैठते हैं कि यह जनवादी आंदोलन नहीं है, इसमें जन आंदोलन नहीं देखने को मिलता, इसमें आम जनता की भागीदारी देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें एलीट क्लास भी तो नहीं है, भले ही वो इसमें असमर्थ रहे हो। कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग है। बार बार मैं इस चीज को बोलना चाह रहा हूं। लेकिन कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि उन्होंने प्रार्थनाओं, याचिकाओं, याचना पत्रों और शांतिपूर्ण विरोध के तरीके को अपनाया, इस वजह से उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी जाती है। निश्चित तौर पर यह देखने से हमें राजनीतिक भिक्षावृत्ति ही दिखती है। लाला लाजपत राय जी ने अवसरवादियों का आंदोलन कहा है इसे, अवसरवादियों का आंदोलन, लाला लाजपत राय। अवसरवादियों का आंदोलन कहा है। अवसरवादी का मतलब क्या होता है कि जब एनी हाउ, मैंने आपको बताया था कि एनी हाउ ये ब्रिटिश सरकार के साथ तालमेल बना करके चलना चाहते थे, उनके सहयोग के साथ में संवैधानिक तौर तरीके से भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। जब हम लोगों को काम, आप थोड़ा सा इसको इस उदाहरण के साथ समझिए, जब हमें अपना काम निकलवाना होता है पापा मम्मी से, तो क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी होता है हम उठा के चले आते हैं, पापा ये काम है, मम्मी ये काम है, इसलिए हमें पैसे दे दो, या फिर ये चीज़ हमें चाहिए ला दो। हम उसके लिए सही अवसर देखते हैं। आज पापा का मूड ठीक लग रहा है, आज मम्मी का मूड ठीक लग रहा है, या फिर अगर पापा से काम कराना है और पापा का मूड ठीक नहीं लग रहा है, तो हम मम्मी के माध्यम से पापा तक बात पहुंचाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा आपस में समझ लेंगे। हम डायरेक्ट कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से ये आंदोलनकर्ता भी जो उदारवादी अंग्रेज थे, उनके माध्यम से अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहती थी। या फिर जब ब्रिटिश सरकार कभी किसी खुशी के मूड में दिखाई देगी, जब लगेगा कि हाँ ये उसके लिए अवसर की बात है, तब ब्रिटिश सरकार से अपनी डिमांडें रखेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए लाला जी ने अवसरवादी का आंदोलन
जो है वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें जिस समय सारी चीजें चल रही थी तो इसमें कई सारे देशद्रोही भी आए, पाखंड भी हुआ देश के राष्ट्रीयता के नाम पर। तो उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही लगेगा, लेकिन बावजूद उसके आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस का शैशव काल है। कांग्रेस अभी राष्ट्रवाद को लेकर के पनप रही है। ऐसे में अगर ब्रिटिशर्स का सशस्त्र विद्रोह हुआ, ऐसे में अगर ब्रिटिशर्स ने अनैतिक अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो कांग्रेस अपने शैशव काल में ही अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगी। कांग्रेस ये मानती थी कि यह समय ब्रिटिशर्स से विरोध का समय नहीं था, यह ब्रिटिशर्स के खिलाफ जनमत तैयार करने का समय था, और जनमत वर्षों लग जाते हैं तैयार करने में, और वो वर्ष कांग्रेस ने लिए। पूरे समस्त भारत को 200 वर्षों से शासन करते आ रहे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए आपको लगता है कि 5 वर्ष में हो जाएगा? एक सरकार आपको 5 वर्ष में सही शासन नहीं दे पाती, और अंग्रेजों के खिलाफ होने की मांग कैसे कर सकते हैं आप? तो ये जनमत तैयार करने का समय था, राष्ट्रवाद फैलाने का समय था, राजनीति की शिक्षा देने का समय था, और ये काम बखूबी निश्चित तौर पर उदारवादियों ने किया। और निश्चित तौर पर आगे आने वाली जो संस्थाएं थीं, उनको एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करके दी कि किस आधार पर हमें काम करना है। तो इनका जो मूल्यांकन है ना, जब आप करेंगे तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा। ये सब अब इस पर जो है आपसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न ही पूछ लिया जाए, आरंभिक राष्ट्रवाद को लेकर के आपसे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में प्रश्न ही पूछ लिया जाए कि इनके योगदान की समीक्षा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी या प्रारंभिक आंदोलनकारी या फिर आरंभिक उदारवादियों की योगदान की समीक्षा कीजिए। अब आपको मालूम है तो उदारवादी आपके मन, आप आधुनिक समाज में रह रहे हैं ना, तो ये सोचेंगे अरे ये तो लाग लपेट करने वाले लोग थे, ये तो पूछताछ करने वाले लोग थे, ये तो अनुनय विनय हाथ जोड़ने वाले गिड़गिड़ाने वाले लोग थे, राजनीति गिड़गिड़ाहट से नहीं चलती है, फलाना ठिकाना। ये सब चीजें आप तब सोच पा रहे हैं जब आज स्वतंत्र हैं, या फिर आगे के भी उग्रपंथियों ने तब सोच पाया थे जब एक मजबूत आधार उदारवादियों ने दे दिया था। परंतु उग्रपंथियों का विचार भी अनुचित नहीं है, क्योंकि जो समय 20 साल का लग रहा है यह संभवतः अत्यधिक रहा होगा। तो आपको बैलेंस बनाते हुए उसकी आलोचना लिखनी होगी, समीक्षा लिखनी होगी, और लिखिएगा। तो जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके विचार समझ में आएंगे। आगे जब हम करा रहे होंगे उत्तर लेखन कार्यक्रम, तो शायद उसमें इस तरीके की चीजें आपको हम दे भी देंगे, आप उसके लिए परेशान न होइएगा। आशा करते हैं कि उदारवादियों का जो चरण है आपको समझ में आ गया होगा। अगले एपिसोड में हम आपको जो राष्ट्रवाद में जो गर्मपंथी हैं, जो उग्रपंथी विचार के जो लोग हैं, उनके ऊपर ले चलेंगे। जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि 11 मई 2023 से आपका शाम 6 बजे लाइव फाउंडेशन बैच 5 शुरू होने वाला है, और इसकी शुरुआत मैं करने वाला हूं। तो मेरे द्वारा अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने की शुरुआत, वैसे जनरली लोग अपनी जो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं वो इतिहास से करते हैं, तो अब समय आ चुका है, फटाफट से मेरा कोड लगाइए विरद लाइव, और कोड लगा करके इस बैच में अभी तत्काल पहली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। पहली क्लास भी अगर आप मिस कर दोगे तो मजा नहीं आएगा, क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा आपका। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि पहली क्लास से जुड़िए, फर्स्ट क्लास से, पूरा आधार तय करते हुए सिरे से आपको और ज्यादा डीप तरीके से और ज्यादा अच्छी तरह से आपके साथ आपकी बातों को सुनते हुए इस क्लास की शुरुआत होगी। क्लास में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल देर मत करिए, आज ही एडमिशन लीजिए। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है आपको। एडमिशन लेने में किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। ये इंस्टाग्राम है विरद दुबे 01, यहां से जुड़ करके अपना मैसेज ड्रॉप करिए, या फिर जैसे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं करिए। आप टेलीग्राम पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप इसे स्कैन कर लीजिए, और या फिर आप अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपनी कुछ भी प्रकार के कुछ पूछना हो आपको, उससे जुड़ने के लिए आप
इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी करेंगे। इस उम्मीद के साथ फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।